नमस्कार दोस्तों। हरियाणा चुनाव प्रचार की दृष्टि से देखें तो अब चुनाव अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। गर्मा गर्मी बयान, भाषण, आरोप। आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, रैली थी गोहाना में। हूडा के गढ़ जाटलैंड माने जाने वाले इलाके में दूसरी रैली। इसके पहले कुरुक्षेत्र में रैली हुई थी। कल राहुल गांधी की सभा होने वाली है और उसके बाद ये आखिरी 8 दिन बहुत अहम है। बड़े बड़े दिग्गजों के भाषण और तमाम तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत गिनती के दिन बच गए हैं, तो सबकी दिलचस्पी ये जानने में है कि हरियाणा की क्या तस्वीर बन रही है। क्या 10 साल बाद बीजेपी फिर तीसरी बार सत्ता में आएगी? या जैसा कि लग रहा है, माहौल बन रहा है बीजेपी के खिलाफ, पहलवान, किसान, जवान, वो तमाम मुद्दे बीजेपी की के गले की फांस बनेंगे और बीजेपी सत्ता से बाहर जाएगी और कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में आएगी। ये एक आकलन, अनुमान ऐसा बहुत लगाया जा रहा है। आज मैं हूं जींद में। आज जींद में मायावती और अभय चौटाला की साझा रैली थी, पहली बड़ी रैली, हजारों की भीड़। और उस रैली के साथ एक सवाल ये भी उठा कि क्या अभय चौटाला और बीएसपी अगर मजबूती से लड़ते हैं कुछ सीटों पर, ये गठबंधन, तो किसका नुकसान होगा? उन्हें अगर कुछ सीटें मिलती है या कुछ सीटों पर ज्यादा वोट ले पाते हैं, काट पाते हैं, तो क्या कांग्रेस का नुकसान होगा? क्योंकि जाट वोटों में बंटवारा होगा अभय चौटाला की वजह से, इन लोग की वजह से, और दलित वोट अगर शिफ्ट हुआ कुछ बीएसपी की वजह से, तो एक तीसरी शक्ति कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो इन सब से क्या समीकरण बन रहे हैं, लगातार हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी लगातार हरियाणा घूम रहा हूं और आज एक खास मेहमान हमारे साथ है जिन्हें आप जानते हैं, हमारे चैनल पर भी कई बार सत्य हिंदी और अलग अलग चैनल पर आपने देखा होगा। सी वोटर जो एक सर्वे एजेंसी है उसके फेलो हैं। अमेरिका से उन्होंने पीएचडी किया, इसलिए पहले हम लोग कार्तिकेय बत्रा के तौर पर इन्हें जानते थे। अब इनका नाम डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हो गया और ये भारत आ चुके हैं, पहले अमेरिका में थे और अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अगले साल से ये प्रोफेसर हो जाएंगे। लेकिन इनकी दिलचस्पी राजनीति, राजनीतिक आंकड़े और चुनावी जो समीकरण होते हैं और चुनावी गणित होता है, उस पर इनकी खास नजर भी होती है और एक अ, बारीकी से जो समझने की कोशिश होती है, वहां के समीकरण, जातीय समीकरण, बाकी फैक्टर, उसके हिसाब से कार्तिकेय बहुत गुना भाग खुद भी करते हैं। और अभी 3 दिन कार्तिकेय बत्रा भी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में थे। कल ही इनकी 3 दिन की यात्रा खत्म। तो मैंने आग्रह किया कि कार्तिकेय, मैं भी हरियाणा में हूं, आप भी हरियाणा में हो, घूम के गए हो 3 दिन, और आप ऐसे भी एक सर्वेयर के नजरिए से देखते हो, मैं तो जनता के बीच जाकर जनता की बात करता हूं। तो आपने क्या देखा वो समझें और शेयर करें। इसलिए पहला सवाल तो वही है कि हरियाणा की 90 सीटों में से किसे कितनी, और उसके बाद हरियाणा में क्षेत्रवार इस बार आकलन क्या है, किसे कितनी सीटें, क्योंकि हरियाणा क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग बेल्ट के हिसाब से हरियाणा बटा है। जीटी रोड बेल्ट बोलते हैं जहां बीजेपी का होल्ड है, जो पानीपत, करनाल और यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र वाला इलाका है, 23 सीटें वहां है। बीजेपी को पिछली बार 12 सीटें मिली थी। वैसे अहिरवाल है, उसे भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, 11 सीटें वहां है, पिछली बार बीजेपी को 8 मिली थी। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम वाला इलाका। उसी तरह से साउथ हरियाणा है, उसी तरह से वो जाटलैंड है जिसमें हिसार, सिरसा, जींद आता है, देसवाल बेल्ट है। तो ये सब अलग अलग इलाके हैं और वहां के अलग अलग समीकरण। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कार्तिकेय, जो 3 दिन आपने घूमा, उस 3 दिन की यात्रा में लोगों से मिलकर क्या सेंस कर पाए हरियाणा में आप? क्या ये जो पहले से लग रहा है माहौल कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, खट्टर के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है और जनता खिलाफ है, इसलिए सरकार बदलने की दिशा ज्यादा दिख रही, क्या दिखा आपको? थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो आपके चैनल पे हमेशा आके अच्छा लगता है, तो थैंक यू फॉर द इनविटेशन। मैं 3 दिन सर जब घूमा तो आपसे मैं टच में था। मैंने पहले दिन जो आपने जैसे जिक्र किया, हरियाणा को 3 रीजन्स में बांटते हैं, एक जाट बेल्ट, एक जीटी रोड बेल्ट और एक अहिरवाल साउथ हरियाणा का, मोटा मोटी। तो मैं इसको 4 में बांटूंगा, एक जीटी रोड और साउथ हरियाणा अहिरवाल एक हो गया, और जाट बेल्ट को मैं 2 बेल्ट में बांटूंगा, एक हुडा जाट बेल्ट है और एक जस्ट जाट बेल्ट है, अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो सर मैं इन 4 में से 3 रीजन्स देख पाया, जो कि है जीटी रोड, अहिरवाल साउथ और ये जो हुडा वाली जो जाट बेल्ट है। सर यहाँ पे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि चुनाव में कोई एक चीज हर रीजन में नहीं चल रही। हर रीजन की अपनी एक तासीर है, हर रीजन के अपने इक्वेशंस है, कई जगहों पे हर सीट के अलग अलग इक्वेशंस।
पहली बात तो ये। दूसरी बात, कुछ बेल्ट्स में हमें बहुत स्पेसिफिक फैक्टर्स दिखते हैं कि क्यों कांग्रेस के साथ वो बेल्ट जा रही है और क्यों बीजेपी के साथ वो बेल्ट जा रही है। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज मैंने देखी, जो शायद सबसे बड़ा आई थिंक पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा बीजेपी के लिए, वो है जीटी रोड बेल्ट में जो मैंने डेवलपमेंट देखी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई मुझे एक मुद्दा पूरे स्टेट में नहीं दिखा। हर रीजन की अपनी तासीर है, हर रीजन में अलग अलग चेहरों और अलग अलग कारणों की वजह से वोट पड़ रहे हैं। आज की तारीख में नेट नेट सर मुझे कांग्रेस बढ़ती हुई दिख रही है। कारण ये है कि बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में जीटी रोड बेल्ट में नुकसान खाती दिख रही है, उसके पास कॉम्पनसेट करने की ज्यादा स्कोप नहीं है। वहीं कांग्रेस अच्छा भी कर सकती है और एक फंसी हुई जीत भी हासिल कर सकती है। ये डिपेंड करेगा आखिरी कुछ दिनों में। ऐसे भी पाथवे है जिससे कांग्रेस 45 के आसपास आके फंस जाए अगर यहां से चीजें डगमगाई, और ऐसा भी पाथवे है कि कांग्रेस 50-55 को भी मतलब 55 भी क्रॉस कर सकती है अगर चुनाव अच्छा लड़ती है आखिरी कुछ दिनों में। बट कांग्रेस लीड में है, ये मुझे दिख रहा है। तो एक तरह से एक सेफोलॉजी करने वाले एक शख्सियत या सेफोलॉजिस्ट के नजरिए से, जैसा कि मैंने कहा, चूंकि आपकी उसमें दिलचस्पी है, आपने जो कहा उसका टेक अवे 2 ही पॉइंट है। आपने कहा कांग्रेस 45 के आसपास दिख सकती है, बहुमत के लिए 46 चाहिए, 90 की असेंबली है, दूसरा 50 के पार। तो एक बात आपकी बात से साफ है कि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं दिख रही है। ज्यादा मैं स्थिति सही में, हूँ? ज्यादा पुख्ता स्थिति में कांग्रेस दिख रही है, ये बात सही है। देखिए सर, अंत में अब जैसा कि आपने कहा कि अभी कई जगह पे इलेक्शन चढ़ेगा, तो अंत में चीजें बदल भी सकती, बट एज ऑफ 24 सितंबर जो मेरा कल आखिरी दिन था ट्रैवल का, मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस आगे थी। और खासकर उन बेल्ट्स में जहां बीजेपी को अच्छा करना ही है अगर उसको सत्ता में आना है वापस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे हो ना कार्तिकेय, आप कह रहे हो कांग्रेस आगे थी उन बेल्ट में जहां बीजेपी को अच्छा ही करना। वो बेल्ट क्या आप जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल बेल्ट बोल रहे हैं? उसके बाद अगला सवाल मैं पूछूंगा। हाँ हाँ जी सर, अहिरवाल और साउथ हरियाणा में मुझे लगता है बीजेपी कमोवेश मेंटेन कर रही है अपनी स्थिति। थोड़ा सा एक आध ऊपर नीचे हो सकता है मामला, बट मेन जो डेंट बीजेपी को मुझे लग रहा है आ सकता है वो जीटी रोड बेल्ट में है, और उसके बहुत लोकलाइज्ड कारण है। इसके बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं। बट अहिरवाल में बीजेपी अभी भी, और वहां पे कारण राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। मैंने जैसा कहा कि हर बेल्ट में अलग अलग चेहरे हैं, तो साउथ हरियाणा अहिरवाल बेल्ट खासकर, हालांकि वहां सीटें ज्यादा नहीं है सर, मतलब इतनी सीटें नहीं है कि पूरा माहौल बदल दे, 11-12 ही सीटें हैं। लेकिन वहां पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके दो कारण, एक तो राविंदरजीत सिंह जी, और एक उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हुडा की सरकार आ गई तो फिर वो जो जाट वर्सेस अहीर एक सेंटिमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। और उनके कारण भी है, उनके कुछ ऐसे मुद्दे भी जो उन्होंने मुझे बताए किस वजह से वो बीजेपी सरकार को फेवर करते हैं। लेकिन वहीं जब मैं जीटी रोड बेल्ट में गया तो बीजेपी के अपने वर्कर, वोटर, पुराने समर्थक ये कह रहे हैं कि सीट भी पलट सकती है हमारी और सरकार भी पलट सकती ये बीजेपी के वोटर समर्थक कर रहे हैं। अब जैसे है। और दर्शकों को वर्कर्स समझने नहीं, के लिए, बीजेपी के वर्कर भी ये कह रहे हैं कि चांस है। अब समझाने के लिए बहुत सारे दर्शक जानते होंगे, अहिरवाल मतलब 11 सीटें हैं और वो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम का इलाका है। और अहिरवाल मतलब यादव वहां बहुत निर्णायक भूमिका में होते हैं। राव इंद्रजीत सिंह आज की तारीख में बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। पिछली बार 2014 में 11 की 11 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2019 में 11 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली, 2 कांग्रेस, 1 निर्दलीय। दूसरा जिक्र जो कार्तिकेय कर रहे हैं, जीटी रोड। जीटी रोड वो जीटी रोड बेल्ट है जिसमें पंचकुला है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत है। और जीटी रोड में 23 सीटें हैं। पिछली बार 12 सीटें मिली थी बीजेपी को, कांग्रेस 9। लेकिन 2014 चले जाएंगे तो 21 बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस एक तरह से साफ हो गई थी। और 2014 वो स्थिति थी कि 10 साल सरकार में रहने के बाद हुडा को सिर्फ 15 सीटें मिली थी, हुडा मतलब कांग्रेस को। तो अब बात आती है कि यहां आप देख रहे हो कि जीटी रोड में नुकसान, अहिरवाल में अगर सेम रहता है तो वो नुकसान की वजह क्या दिखती है कार्तिकेय? हाँ, उसके बाद हम ओवरऑल बहुत आएंगे, बहुत क्योंकि इंटरेस्टिंग है। हाँ, कुरुक्षेत्र में अगर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभा की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की, जो जीटी रोड का इलाका है। और वहां बड़ा दिलचस्प था कि भीड़ कम थी। दिलचस्प ये था कि एक भी पोस्टर बैनर मनोहर लाल खट्टर का नहीं था। मंच पर भी वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स मौजूद नहीं थे, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि खट्टर को लेकर बहुत नाराजगी है। तो अब वहां आपको क्या लगा?
सर देखिए, मैं कुरुक्षेत्र एक्चुअली गया था, थानेसर सीट पड़ती है, कुरुक्षेत्र सिटी जिसके अंदर आता है। तो सर वहां पर कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है, जबकि सिटी की सीट यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं बीजेपी से। तो वहां पर कैंडिडेट्स हैं, पंजाबी कैंडिडेट्स हैं दो, और वहां पे आम आदमी पार्टी के भी एक कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां पे कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। मैं आपको, आपने रीजन पूछा, तो सर रीजन उसमें ये दो तीन है कि देखिए, एक तो जीटी रोड बेल्ट, मुझे वो एक बेल्ट दिखी जहां मोदी फैक्टर कुछ हद तक काम कर रहा है हरियाणा में, और वो लोग बीजेपी के वोटर कह रहे हैं कि जो भी वोट करेगा बीजेपी के लिए इस बेल्ट में, वो मोदी जी के लिए करेगा। दूसरा, खट्टर साहब का नेगेटिव ओपिनियन है वहां पे उस इलाके में, कि मतलब कुछ खास मजेदार ओपिनियन नहीं है। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे ये कहा, सैनी साहब अच्छे हैं पर थोड़ा देर से आए हैं, कि उनको मतलब व्यवहार आता है लोगों से। ये लोगों का मैं बता रहा हूँ फीडबैक, इसमें मैं बस लोगों से बात, जब मैं लोगों से बात करने का मतलब, मैं ऐसे ही किसी जो पहला दिख गया उससे बात नहीं, मैं गांव के अंदर गया, शहरों में भी गया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से रैंडम ऐसे जो भी 5-6 लोग जहां देखे उनसे बात करनी मैंने शुरू कर दी। ये ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं, मैंने वो डाला भी था, फोटोग्राफ आ रहे थे। तो लोगों का ये कहना है कि खट्टर साहब ठीक है, वो नहीं है, अच्छा है, सैनी साहब अच्छे, लेकिन देरी हो गई। तो जीटी रोड बेल्ट एक ऐसी बेल्ट है जहां मुझे मोदी जी और हिंदुत्व का एक असर दिखा, खासकर पंजाबी खत्री कम्युनिटी, ये बात सत्य है। लेकिन सर इसके साथ साथ सबसे ज्यादा मुझे जो फैक्टर दिखा, मैंने जीटी रोड बेल्ट में 4-5 सीटें कवर की कल, क्योंकि मैं हर रोज 4-5 सीटें कवर कर रहा था। कुल मैंने हरियाणा में 14-15 सीटें कवर की हैं इन 3 दिनों में, मतलब 5 सीट हर बेल्ट में। तो सर देखिए, अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक इंद्री का एग्जाम्पल, एक इंद्री सीट है, करनाल में पड़ती है। यहाँ कॉन्टेस्ट में जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उनसे नाराजगी। तो लोकल कैंडिडेट्स को लेकर, ये इंद्री में भी मैंने देखा, एक नीलोखेड़ी सीट है वहां पर भी देखा, कि कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं, जो खासकर वो कैंडिडेट जो एक बार टर्म में रह चुके हैं, या 2 बार रह चुके हैं, या वो सीट जहां बीजेपी 2 बार रह चुकी है, चाहे वो कैंडिडेट पिछले बदल चुकी है और इस बार रिपीट कर रही है, तो वहां पे बदलाव का मूड है। आप राजस्थान गए थे, आपने कहा कि लोग बस कह रहे हैं बदलना है, क्यों पूछे तो बोले बस चेंज करके देखते हैं। तो वो सेंटिमेंट मैंने देखा, इंद्री सीट में देखा। इंद्री सीट में कंबोज वर्सेस कश्यप फाइट चल रही है। और सर एक बात और, कि इलेक्शन काफी लोकलाइज जातिगत समीकरण पर आ गया है, जिसकी वजह से थर्ड फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट हो। थर्ड फैक्टर्स माने इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टी, उसमें भी खासकर इंडिपेंडेंट और बसपा। बसपा 2-3 सीटों में मुझे फैक्टर दिखी, जेजेपी कुछ खास फैक्टर नहीं दिखी इस बेल्ट में। हालांकि मैं ये मानूंगा कि इन लोग और जेजेपी का जो बेल्ट है, सिरसा, कैथल, जींद, ये सिरसा, जींद मोस्टली, हिसार, इन इलाकों में मैं गया नहीं, तो मैं ये नहीं, बट इन जो ये जो जीटी रोड का बेल्ट है, यहां पर मुझे कुछ खास जेजेपी इन लोग का असर नहीं दिखा। अच्छा, ये इंद्री और नीलोखेड़ी में बीजेपी के कैंडिडेट्स अनपॉपुलर। अब सर नीलोखेड़ी में कांग्रेस का कैंडिडेट भी अनपॉपुलर, वो पिछली बार निर्दलीय जीत कर आए थे, इस बार वो कांग्रेस में आ गए हैं, तो वो कहते हैं इन्होंने भी काम नहीं कराया, पिछले वाले भी काम नहीं कराया। तो कैंडिडेट्स को लेकर नाराजगी है, और एक सेंटिमेंट फॉर चेंज है। बट प्लस बीजेपी के लिए उन सीटों पे है कि मोदी जी थोड़ा अभी फैक्टर है, शायद उतना स्ट्रांग नहीं जो 10 साल पहले या 5 साल पहले। और दूसरा, हिंदुत्व का एक सेंटिमेंट पंजाबी खत्रियों में है। उस बेल्ट में सर जो सिख समाज है वो कांग्रेस के साथ लगा हुआ है, और दलित समाज कांग्रेस के साथ लगा हुआ है। उस बेल्ट में जाट समाज इतना नहीं है जो बाकी बेल्ट में कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पर लोकल कैंडिडेट्स, लोकल जैसे एक रोड समाज है वहां पे, तो वो रोड समाज कहीं ना कहीं बटा हुआ दिख रहा है इस समय कांग्रेस और बीजेपी। आप अलग अलग रोड लोगों से बात, लेकिन जो छोटी जातियां हैं, जैसे जोगी हो गए, जैसे ये गडरिया हो गए, या तो ये बटे हुए हैं, बट ये बटे नहीं आए, मैं कहूंगा कांग्रेस, ये बीजेपी की तरफ ही है, सैनी बीजेपी की तरफ है, क्योंकि नायब सिंह सैनी है। तो ये जो छोटी जातियों का जो पोलराइजेशन है, ये बीजेपी को के साथ है, लेकिन फिर भी जो सेंटिमेंट फॉर चेंज है वो दिख रहा है। और लोकल एमएलए के खिलाफ जो नॉन परफॉर्मर्स हैं, उनके खिलाफ नाराजगी है। मैं सर, हालांकि मैं गया नहीं, मैं आपको ये भी बता सकता हूं, जैसे करनाल सिटी की सीट है, वहां भी कांग्रेस आगे बताई जा रही है। तो वही बात जबकि है कि करनाल जबकि करनाल से लड़ना चाहते थे नायब सिंह सैनी। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब जबकि ये मनोला खट्टर साहब का गढ़ माना खट्टर जाएगा की सीट करनाल है। को, उस, हाँ जी, वो लोकसभा वहीं से आते हैं। तो सर ये कारण है कि मतलब अब बदलाव चाहिए हमको, ये कहा जा रहा है। तो ये बदलाव चाहिए। देखिए, मैंने भी यही महसूस किया, जो मैं लगातार मेरे ख्याल से 10-12 दिन हरियाणा घूमा। बहुत जगह ऐसे लोग बोलते हैं, उनको प्रॉपर्टी आईडी, चाहे फैमिली आईडी, चाहे जो किसानों को लेकर जो बीजेपी सरकार का रवैया रहा, जिस ढंग से किसान आंदोलन हुआ, चूँकि हरियाणा में किसान बहुत यहाँ
कहें तो बहुत बेहतर स्थिति में भी हैं, बहुत अच्छी ज़मीनों, अच्छी जोत वाले भी हैं और बहुत सजग और सचेत भी हैं हरियाणा के किसान। तो किसानों में मुद्दा है, पहलवान और जवान का भी मुद्दा है, अग्निवीर का भी मुद्दा है। आप अगर जाएँगे अहिरवाल इलाके में तो कोसली और इधर अगर हिसार आएँगे या बहुत सारे इलाकों में झज्जर और ये सब इलाके में भी अग्निवीर का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे ये मुद्दे प्लस लोगों को लगता है कि 10 साल हो गया जैसे बहुत लोग मिलते हैं, अब हो गया अब एक बार पलट के देखते हैं। ये छक लिए, हमारे वीडियो में बहुत सारी ऐसी महिलाएँ बोलती हैं, 10 साल हो गए पलट के देखेंगे, अगर ये हुडा आ गए और नहीं अच्छा करेंगे फिर उनको भी पलट देंगे। तो एक ये फैक्टर और दूसरा वही 10 साल की थकान और नाराज़गी। तो ये सारे फैक्टर मिलके जैसे आपने शुरू में इंट्रो में कहा पहले सवाल के जवाब में कि बीजेपी के बरक्स अगर देखें तो कांग्रेस 45-50 की जगह है, के आसपास है। तो बीजेपी कहीं से वो 8 दिन में रिकवर करने की आपको गुंजाइश दिखती है क्या? अगर इतना कम है, तो वो रिकवर करके गेम पलट दे, ऐसी कोई गुंजाइश दिखती है क्या कार्तिकेय? सर देखिए, मैं फिर आपको फिर वही कहूंगा कि एक काफी बड़ा बेल्ट जो मुझे लगता है बहुत डिसाइसिव हो सकता है, जींद, सिरसा, हिसार, मैं यहाँ नहीं गया, फतेहाबाद। ये डिसाइसिव क्यों है? आपकी और मेरी कल चर्चा हुई थी कि जेजेपी ने जो पिछली बार 9-10 सीटें जीती थी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जिलों से आया था। सर बीजेपी अपने आप मेजोरिटी मार्क क्रॉस शायद नहीं कर पाएगी, मुझे लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम है वो यही है कि वो 35-36, 35 से 40 के बीच में आए एट बेस्ट, और प्लस उसको इंडिपेंडेंस और छोटी पार्टियों का समर्थन मिल जाए, वो 45 क्रॉस कर जाए। ये बेस्ट आउटकम मुझे इस समय दिख रहा है। मैं जो ये 45-50 का कह रहा हूं, ये मैं एक गेस्टिमेट दे रहा हूं कि कांग्रेस फंसा हुआ भी जीत सकती है और अच्छा भी जीत सकती है, और ये निर्भर करेगा आखिरी कुछ दिनों में इस बात पर कि जो ये एक्सटेंडेड जाट बेल्ट है बियॉन्ड रोहतक सोनीपत, ये आप हिसार से लेकर जो सिरसा तक, यहां पर कांग्रेस कितने अच्छे तरीके से सीटों को कन्वर्ट कर सकती है और इंडिपेंडेंट, जेजेपी और इन लोगों को डिनाई कर सकती है कि वो इनकी गेम ना खराब करे। इस पर आके जमेगा। आप ये भी देखिए कि जैसे बीजेपी का सा जो सेफ्टी नेट है, वो इस समय केवल अहिरवाल दिखता है मुझे, अहिरवाल प्लस साउथ हरियाणा। तो वो 10-12 सीटों का बफर है उनका स्टार्टिंग। कांग्रेस का स्टार्टिंग 20 के आसपास होगा। ये देखिए, आप रोहतक हो गया, आपका जज्जर हो गया, सोनीपत, हालांकि सोनीपत में सुन रहा था कुछ सीटें फंसी हुई हैं, बट ऐसा मेरा मानना है कि हुडा साहब जब जाएंगे एक बार, अपना सेंटिमेंट उनका है, उन्हीं की बेल्ट है, तो वो कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो कांग्रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बीजेपी से डबल है तकरीबन, जहां से कांग्रेस शुरू कर रही है अपनी गिनती। तो इस वजह से एडवांटेज कांग्रेस है, और अगर गेम खराब होगी तो बीजेपी से ज्यादा ये जो तीसरी शक्तियां हैं, ये कांग्रेस की गेम खराब। हाँ, तो अब जैसे उस पर आ रहा हूँ। पिछली बार जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, लगभग 14% वोट मिले थे दुष्यंत चौटाला की पार्टी को। 2018 में इन लोग से अलग हुए और उसके बाद पार्टी बनाई। हुआ ये कि लोकदल का पूरा वोट बैंक, कैडर और नेता सारे शिफ्ट हो गए जेजेपी की तरफ और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि लोकदल 2.5% के आसपास, सिर्फ 1 सीट एलनाबाद, अभय चौटाला, और 10 सीट दुष्यंत चौटाला और लगभग 14 साढ़े 14% वोट। इस बार मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं, एक भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि दुष्यंत चौटाला का खाता खुलेगा। एक भी आदमी नहीं कह रहा है। सबको ये भी आशंका है कि दुष्यंत चौटाला चौटाला जहां उचाना से लड़ रहे हैं, जहां जींद में हूं, इसी जींद की एक सीट है जहां बहुत बड़ी सभा मायावती और अभय चौटाला की हुई, बहुत जबरदस्त भीड़, मैं था वहां दिन भर। तो कह रहे हैं वहां वो खुद फंसे हुए हैं, जमानत जब्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। ऐसी स्थिति में एक कैलकुलेशन ये बनता है कि वो 10 सीट जो जेजेपी को मिली, जो इन लोग का जो वोट था, जिसमें जाट वोट भी था, जिसमें और जो उनका वोट है, जो भी कॉम्बिनेशन था, क्योंकि रिजर्व सीट से भी जेजेपी जीती है। जींद जहां मैं हूं, इस जिले की 3 सीटें जेजेपी जीत गई थी पिछले चुनाव में, जिसमें वो उचाना भी शामिल है और जुलाना भी शामिल है, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि वो अगर 0 होता है, तो वो वोट किसको जाता है? वो सीट किसके खाते में जाता है? क्या लोकदल और बीएसपी का गठबंधन कुछ कमाल कर पाता है? 1, 2, 3, 4 सीटों तक सीमित रहता है या कुछ बढ़ता है? ये बहुत कुछ देखने की बात होगी। इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह से कयास अनुमान भी लगा रहे हैं इसमें कि सर, जानबूझकर। हाँ सर, जी, एक मैं बोलिए। इसमें जोड़ दूं, इसके जो फंडामेंटल जो आइडिया है इसके पीछे, वो ये है कि कांग्रेस का वोट बेस है जाट प्लस एससी, मेजर बिल्कुल, बिल्कुल। मेजर जो वोट बेस है।
और प्लस उसमें वो अपने कैंडिडेट का वोट ऐड करवाते हैं जहां पे वो नॉन जाट कैंडिडेट देते हैं। ठीक है सर। अब आप दो अलायंसेस देखिए जो तीसरे मोर्चे के बने हैं, एक इनलो प्लस बीएसपी, जाट प्लस एससी है ये भी, और दूसरा जेजेपी चंद्रशेखर रावण, ये भी जाट उसमें प्लस भी एससी जाट है। प्लस दलित है। तो दोनों का पोटेंशियल है इस वोट को काटने बिल्कुल, का। दोनों अब कांग्रेस के ही वोट काटेंगे मेजरली। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे करेक्ट। हैं। अच्छा सर, अब इसमें थर्ड फैक्टर्स और क्या है सर, मैं ये समझा दूं जरा व्यूअर्स को, कि कई सीटों पर ऐसे इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं जो उसी पार्टी के किसी और नेता ने खड़े किए हैं। मुझे रिपोर्ट है, जैसे पुंडरी सीट है, पुंडरी है, मैं प्रोनाउंसिएशन में मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ये इसी इलाके में पुंडरी। है, कैथल इलाके में। अब वहां पर जाइएगा सर, आप समीकरण समझ जाएंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। एक इशारा आपने अपने शोज में किया है अम्बाला कैंट मैं का। बताता हूँ, अम्बाला अम्बाला कैंट जो अनिल विज के सामने चित्रा सरवारा जो चुनाव लड़ रही है, वो हुडा फैमिली के करीब मानी जाती हैं। जो टिकट जिनको मिला, शमशे जो टिकट मिला उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो सैलजा कैंप के हैं। और वो चित्रा चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि बहुत सारी कांग्रेस की मशीनरी सपोर्ट कर रही है चित्रा को, क्योंकि उनके पिता निर्मल सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हो सकता है चित्रा जीत जाए तो भी कांग्रेस के साथ रहे। ऐसे कुछ और सीटें हैं जो एक अंडरस्टैंडिंग माना जा रहा है कि 4-6 ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी कुछ लोग, जैसे सावित्री जिंदल आज की तारीख में हिसार की विनिंग कैंडिडेट मानी जा रही है। अब सावित्री जिंदल अगर देखें तो बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि नवीन जिंदल की मां है, नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं। सर ऐसी आपको मैं सीटें बताता हूं जहां ऐसा तिकड़म किया गया है। अब जैसे एक सीट है गोहाना, जहां हम्म, आपने बताया कि आज प्रधानमंत्री गए थे सर, दिल्ली में। वहां पर कांग्रेस ने दिए हैं जाट उम्मीदवार, और उनके सामने खड़े हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा बहुत फेमस है क्योंकि वो रोहतक से एमपी बने थे। मतलब फेमस मतलब पॉलिटिकल सर्कल्स में सब जानते होंगे उनका नाम, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को बहुत कम मार्जिन से हराया था। अब आप देखिए सर वहां क्या सिचुएशन है, वो ब्राह्मण वोटर को टारगेट करेंगे शर्मा जी, और इधर से जाट कैंडिडेट है, लेकिन वहां पे तकरीबन 3 से 4 और जाट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उस सीट पर। तो पूरी तैयारी है कि वोट कटे वहां पर, और वो कैंडिडेट्स किसने खड़े किए हैं ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं। तो ये ऐसे 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 जहां देखिए जाट बेल्ट जो हुडा बेल्ट है ना सर, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, यहाँ पे बीजेपी फाइट में भी नहीं है कई सीटों पर। मैं बहादुरगढ़ से मैंने अपना शुरू किया था जर्नी सर, वहां पर कॉन्टेस्ट ही कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय है। वो निर्दलीय कौन है जिनको कांग्रेस ने टिकट डिनाई किया था, उनके प्रति बहुत सहानुभूति है। आप आइए, एक माहम की सीट है रोहतक जिले में, वहां पर भी कांग्रेस वर्सेस इंडिपेंडेंट, हाँ, बलराज कुंडू, चूंकि वही सिटिंग ही बलराज है अभी। कुंडू एग्जैक्टली। और हालांकि लोग कहते हैं कि निकल जाएगी सीट कांग्रेस की, लेकिन वहां पर भी मतलब बीजेपी का कोई नाम ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही सीटें हैं। अच्छा, अब कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी पानीपत सिटी में। अब आप मान के चलिए सर, पानीपत सिटी एक ऐसी सीट है, मैं अगर आपको एग्जैक्ट मार्जिन बताऊंगा आप भी हैरान हो जाएंगे। एक सेकंड मुझे आप दीजिए। पानीपत सिटी पिछली बार बीजेपी बहुत कन्विंसिंगली जीत कर आई थी। पिछली बार बीजेपी के पानीपत सिटी में 76,000 वोट थे और कांग्रेस के 37,000 वोट थे। सर इस बार कांग्रेस ने वहां पे कैंडिडेट दे दिया है बहुत रिसोर्सफुल, एक बुल्ले शाह करके हैं उनका नाम है, उनको बुलाया जाता है ऐसे, शाह साहब है। तो पानीपत सिटी में बहुत जबरदस्त फाइट दे रही है कांग्रेस, और पानीपत सिटी ये जीटी रोड बेल्ट में आता है। तो ऐसे ऐसे इक्वेशंस हैं हर सीट के। अच्छा, एक सीट है पानीपत ग्रामीण, जो कांग्रेस के लिए बहुत टफ सीट है। वहां पर एक इंडिपेंडेंट विकास जैन खड़े हो गए, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब कोई कई लोगों का ये मानना है अगर उनको कांग्रेस टिकट दे देती तो वो शायद चुनाव मतलब बना देते। आज की तारीख में पानीपत ग्रामीण में बीजेपी कंफर्टेबली आगे दिख रही है। तो ऐसे, अच्छा एक साउथ हरियाणा का बेल्ट है जो अभी आपने जिक्र किया, कोसली, एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है सर, आप भी गए गए होंगे या जाएंगे, अटेली करके, जहां से राहुल हाँ, जहाँ इंद्रजीत सिंह से की बेटी लड़ रही है। बेटी लड़ रही है। हाँ, अच्छा सर, वहां पे इतना जबरदस्त समीकरण बैठा हुआ है कि दो यादव कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस बीजेपी, और अनीता यादव जो कांग्रेस की कैंडिडेट है बहुत अच्छी टक्कर दे रही है वो। आप लोगों से बात करिए, वो कहेंगे कि पुरानी विधायिका हैं। दूसरा, ये दुख सुख में साथ रहती हैं हमारे। लेकिन वहां पे इक्वेशन किसने डिस्टर्ब की हुई है, ठाकुर अतरलाल बसपा कैंडिडेट है। ये बसपा की वजह से एसटी वोट काटे कांग्रेस का, और ठाकुरों की वजह से बीजेपी का ठाकुर वोट काटे। तो आज की तारीख में वो सीट फंसी हुई है, एक तरफा नहीं जा रही वो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी की तरफ। रेवाड़ी सिटी की सीट भी फंसी हुई है, मतलब टक्कर है, मैंने जितने लोगों से भी बात की। तो ये है अहिरवाल, यहां तो बीजेपी को जीतना है, क्योंकि बीजेपी को अगर 2.5 का आंकड़ा पार करना है, 15 का आंकड़ा भी पार करना है, तो
अहिरवाल में तो लॉस वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसके बाद उनको जीटी रोड में बिल्ड करना है और ये एक्सपेक्ट करना है कि जो जाट बेल्ट है बियॉन्ड द सोनीपत रोहतक वाला बेल्ट, वहां पर कांग्रेस या तो कुछ लूज करे इंडिपेंडेंस को या बाय डिफॉल्ट बीजेपी कॉन्टेस्ट में आ जाए। जैसे नारनौत की सीट है, कैप्टन अभिमन्यु वहां पे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मैं देख कर आया। तो वहां पर भी ऐसा हुआ है कल कि मैं एक जाने लीडर है वाला हूँ, कल मैं राम जान कुमार देखिए गौतम। वहाँ। हाँ, हाँ, नारनौल से जस्सी पेटवार चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के correct। हैं। थोड़ा विवाद भी हुआ था क्योंकि कुमारी सैलजा वहाँ उनके करीबी डॉक्टर अजय को दिलाना चाहती थी। लेकिन हाँ, सही कह रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो लड़ाई जस्सी पेटवार को भी बड़ा दिलचस्प ढंग से माना जा रहा है उस लड़ाई में। मैं जाऊँगा, अभी मुझे अंदाज़ा नहीं क्या हो रहा है, लेकिन दिलचस्प सीट है, सही कहा आपने। कार्तिकेय से कनेक्शन टूटा क्या? कार्तिकेय बत्रा, कार्तिकेय मुझे लगता है हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे कार्तिकेय जी, हाँ हाँ बताइए। हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ जी, क्या कह रहे थे सर आप कह रहे थे जी, नारनौत के मैं बारे कह में रहा कुछ हूँ कह रहे थे। इंटरेस्टिंग है नारनौत। मैं भी कल जाऊँगा शायद, कैप्टन जी, अभिमन्यु की सीट, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, वहाँ माना जा रहा है जो जस्सी पेटवार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और कि जैसे ये जो कुमारी सैलजा का पूरा बनाया गया इतना बड़ा इशू जो बीजेपी द्वारा, जमीन पर सा कोई रेजोनेंस कुछ खास नहीं था। ये उसी बेल्ट में था, नारनौत और हांसी की सीट बाजू की है, वहां पे मुझे सुनाई दिया। हम जब जीटी रोड में गए या जब मैं अहिरवाल गया, वहां कोई रेजोनेंस नहीं था इसका। लेकिन उससे बड़ा जो कारण है कि क्यों बीजेपी का वोटर जो है, चाहे वो पंजाबी खत्री हो जीटी रोड पे या वो ज्यादातर अहीर हो जो अहीरवाल बेल्ट में, उसका रीजन ये है, और खासकर जो अहीर है वो अहीरवाल बेल्ट में, उसका रीजन ये कहते हैं कि हमें हुडा साहब सीएम आएंगे तो हमारा जो कद है वो कम हो जाएगा हरियाणा की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जाट डोमिनेशन शुरू हो जाएगी। दूसरा, वो कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है हमारे एरिया को तरजीह मिली है और हमारे बच्चों को नौकरियां मिली हैं। अब वो कितनी मिली है अलग बात है, लेकिन एक परसेप्शन है बीजेपी के प्रो, उनके जो वोटर हैं अहिरवाल बेल्ट में। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपके व्यूअर्स को, मैं दो तीन बातें बताना चाह रहा हूं। बॉटम लाइन, कांग्रेस आगे है, उसका मैंने आपको सीधा इक्वेशन भी दे दिया, लेकिन चुनाव बटा हुआ है अलग अलग इलाकों में, हर इलाके का अपना समीकरण है। और तीसरा, कई सीटें ऐसी हैं जो तीसरी शक्तियों ने फंसाई हुई हैं, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। लेकिन बीजेपी ने जो फील्डिंग सेट करी है जाट बहुल सीटों पर, वहां पर कांग्रेस अगर जाट कंसोलिडेशन मैनेज कर पाती है तो कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आ सकती चलिए तो कुल मिलाकर जो आप बता रहे हो, आपका आकलन असेसमेंट है, उसमें ये तो दिख रहा है कि सरकार बनाने की दिशा में कांग्रेस ही है, बीजेपी नहीं है, काफी पीछे है उस हिसाब से देखें तो। अगर आप 45-50 के बीच कांग्रेस को मानते हो, अब उसमें वही फैक्टर है कि जो तीसरी शक्ति है, चाहे बीएसपी और इन लो है, या हालांकि जेजेपी को मेरे ख्याल से पता नहीं, आप सहमत हो कि नहीं? जेजेपी के लिए क्या फीडबैक है आपका, क्या कुछ असेसमेंट है? खास नहीं सर, जेजेपी नहीं। मैं फिर वही कहूंगा राइडर के साथ कि मैं इन लो जेजेपी के गढ़ों में नहीं गया, मैं वहां का नहीं बता सकता, लेकिन जिन बेल्ट्स पे मैं गया हूं वहां जेजेपी और इन लो भी कुछ खास फैक्टर नहीं है। अगर कोई एक पार्टी फैक्टर कहीं दिखी है कुछ एरिया में तो वो बसपा दिखी है, और एक आध सीट पर आम आदमी पार्टी थोड़ा वोट काट जाएगी। कोई ऐसा लीडर हो जो नाराज होकर चला गया हो आम आदमी पार्टी में, चुनाव लड़ रहा हो, तो वो कुछ वोट काट लेगा अपनी पार्टी के। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इन लो या जो जेजेपी है वो इन, और सर लाजमी भी है ना, क्योंकि आप देखिए जीटी रोड पे तो जाटों का डोमिनेंस है नहीं, अहिरवाल में भी जाटों का डोमिनेंस नहीं है, और रोहतक सोनीपत झज्जर हुडास के लिए वोट कर। तो ये सारा जो जो भी सेंटिमेंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट वो उस बेल्ट में हो जाएगा जहां आप हैं, ये जींद, कैथल और सिरसा, हिसार, यहां पर, और फतेहाबाद, यहां पर इंपॉर्टेंट होगा ये समझना। और मैं भी आपकी फील्ड रिपोर्ट्स फॉलो करूंगा कि जो जाट वोट है वो किस तरफ जाए। हाँ, क्योंकि ये जो एरिया है ना कार्तिकेय, ये जैसे क्या फर्क हुआ, रोहतक का बेल्ट, पानीपत, झज्जर, पूरा वहाँ के जाट का पूरा झुकाव हुडा की तरफ है। रोहतक करेक्ट। में लोकसभा में 9 सीटें, मेरे ख्याल से 7 कांग्रेस के पास है। पूरा झुकाव, सिटी भले एक बीजेपी ने जीती थी, लेकिन वहाँ पूरा झुकाव उस इलाके के जाट का हुडा की तरफ है। और अगर इधर आओगे तो एक समय में जींद जींद की तो स्थिति ये थी कि 2009 के चुनाव में 5 की 5 सीटें लोकदल की थी। 2014 के चुनाव में भी 5 में से 4 लोकदल की थी। 2019 में 3 जेजेपी जीत गई क्योंकि लोकदल का वोट शिफ्ट हुआ। वैसे ही जो आगे जाएंगे, चूंकि अगर सिरसा जाएंगे तो देवीलाल का गढ़ है, चौटाला गांव है, वहीं एक जगह से अभय चौटाला लड़ रहे हैं,
और एक जगह से रानिया से उनके बेटे लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला अपने चाचा रंजीत सिंह से है, वहां दुष्यंत चौटाला की भाई दिग्विजय का है, तो चौटाला परिवार के 5 लोग लड़ रहे हैं। तो इधर के जाट, सही आपने कहा, इधर के जाट अभय सिंह चौटाला और चौटाला परिवार के इन्फ्लुएंस में थे। वो करेक्ट। जेजेपी के हुए। अब जेजेपी से क्लियर मोह भंग हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वो बिल्कुल, कहते हैं कि हमें बिल्कुल, दुष्यंत ने बिल्कुल। कच्चा दिया, धोखा दिया, वो आंदोलन के समय सरकार में था। अब वो वापस जेजेपी को, उसी जेजेपी से की तरफ गया हुआ जाट वोट वापस लोक दल में लौटता है, जो उसकी ओरिजिनल या पार्टी या थी, या वो बढ़ता है, या वो बढ़ता है, या वो स्प्लिट होता बढ़ता है। है, बस, हाँ, या वो बढ़ता है। और बीजेपी की भी स्ट्रेटजी इसी पर है। बीजेपी क्यों कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूटे, तो बिल्ली छीका टूटने मतलब का इंतजार कर रही है बीजेपी कि ये छीका टूटे, कि कुछ जाट टूट के चले जाएं इस गठबंधन की तरफ, और कुछ दलित मायावती और इसकी वजह से टूट कर चले जाएं, और ताकि बीजेपी सुरक्षित हो जाए। लेकिन क्या ऐसा होता दिखता है? इस सवाल का के जवाब के लिए हमें आखिरी दिन तक इंतजार करना पड़ेगा शायद, सर दो कार्तिकेय। दो दो पॉसिबिलिटीज हैं इस चुनाव के रिजल्ट की, या कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी या बीजेपी नॉन मेजोरिटी प्लस तीसरी शक्तियों के साथ सरकार बनेगी। बीजेपी अपने बल पर 45 क्रॉस करती मुझे नहीं दिखती। वो तो कहने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के जो कुछ लीडर्स हैं, जो ऑन कैमरा मुझसे बात नहीं करते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो भी मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए 30 क्रॉस करना आज की तारीख में बहुत टफ है, और कांग्रेस बहुमत के पास है। बीजेपी के लीडर भी बोलते हैं। लेकिन क्या कार्तिकेय ऐसा भी होता है कि आखिरी 4 दिन में कोई बड़ा गेम चेंज हो जाए? सर उसके लिए बहुत बड़ा कुछ होना पड़ेगा, मुझे वो मुश्किल लगता है। मतलब जैसे कि पुलवामा हुआ जब 2019 में, तो वो इतना बड़ा गेम चेंजर था, वो हमें बाद में समझ में आता है। लेकिन उस मैग्नीट्यूड का कुछ होना और उसके बाद जो भी पूरी प्रक्रिया हुई, वो सर मुश्किल लगता है मुझे। मैं वही कहूंगा कि कुछ बहुत बड़ा शॉक एंड ऑ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में मुझे एज ऑफ टुडे 25 सितंबर हम जब बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई उलटफेर। ये हो सकता है कि कांग्रेस कांग्रेस में सर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त है, हालांकि है बीजेपी में भी, लेकिन इस समय कांग्रेस के लिए दिस इज एन इलेक्शन विच इज फॉर द कांग्रेस टू लूज। और अगर वो अपने इंटरनल तिकड़मों में लगे रहेंगे तो वो नीचे अगर आ जाए वो अलग बात है। बट एज ऑफ टुडे जनता शायद चाहती नहीं कि बीजेपी वापस आए। खास जी, करके ये सही जो बात है। बेल्ट मैं बता रहा हूं, मैं अहिरवाल में फिर कहूंगा कि वहां पे राव इंद्रजीत सिंह की वजह से काफी अच्छा इंफ्लुएंस बीजेपी का आज भी बना हुआ है। ये व्यूअर्स को समझना होगा, अगर व्यूअर्स सीरियस हैं पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझने के लिए एक डिटेल में, कि पूरे स्टेट में हवा नहीं है। हवा कांग्रेस और हुडा की, हुडा बेल्ट में बहुत जबरदस्त है। जीटी रोड में एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है और एंटी कैंडिडेट सेंटिमेंट है, लेकिन अहिरवाल बेल्ट में आज भी एक प्रो बीजेपी सेंटिमेंट है। नेट नेट अंत में आगे फिर भी कांग्रेस है, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने के लिए। हाँ, उसमें एक बात है जो शायद कल हम बात कर रहे थे, कि दोनों मार्शल कौम है, यादव और जाट। तो दोनों में डोमिनेंस का भी है। यादव को लगता है अहिरवाल बेल्ट में कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम पावर शेयरिंग हमारी बीजेपी के साथ, राव इंद्रजीत सिंह और अहिरवाल और बीजेपी, आइडेंटिटी सीधे बीजेपी से जुड़ी है। यहाँ यस, लगता है जाट मतलब हुडा। तो ये मेरे ख्याल से डोमिनेंस की टकराहट भी है। बिल्कुल है, अगर अगर इसको बिल्कुल है सर। जातीय आधार पर इसको डिकोड मैं करें सर तो फिर कहीं वही मैं फिर वही कहूंगा कि जाट भी दो तरह के हैं, एक हुडा जाट बेल्ट है और एक नॉन हुडा जाट बेल्ट है, उसमें भी डिस्टिंक्शन है। मैं आपको एक बिल्कुल। एग्जांपल देता हूं सर। मैंने जब शुरुआत की अपनी ट्रिप की, वो शुरुआत की मैंने बहादुरगढ़ से, मैं रोहतक गया। ऐसा लगा एकदम साफ मामला है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मतलब जाट वोटों में, जैसे ही आप हिसार जिला में पहुंचते हैं आपको दिखने लग जाता है कि कॉन्टेस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे एक तरफा बात नहीं है, क्योंकि वो हुडा इन्फ्लुएंस कम होता जाता है, वो जो हुडा फैक्टर है वो कम होता जाता है उस तरफ जाके। और वहां पर ऐसा कोई टावरिंग फिगर नहीं, ऐसा नहीं है कि लीडर नहीं है। मतलब वीरेंद्र सिंह उसी इलाके से आते हैं, वो लोकसभा एमपी रह चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई बीरेन टावरिंग सिंह यहीं फिगर से, जींद से, उचाना से बीरेन सिंह, हाँ। नहीं है। बट एमपी मेरे ख्याल से वो हिसार से नहीं, रहे हैं। सही बात है, हाँ, लेकिन बीरेन सिंह नहीं, उनका बेटा भी बृजेंद्र सिंह एमपी थे अभी, जो बीजेपी के हाँ, 2019 में। लेकिन वो बीच में 10 साल बीजेपी में गए। हाँ ठीक है, एक टावरिंग फिगर इस इलाके के रहे, लेकिन उनका उस तरह से बहुत व्यापक हाँ। आज की तारीख में जनाधार नहीं है, फ्लिप फ्लॉप और बहुत सारी वजहों से। लेकिन चलिए कार्तिकेय,
इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और अभी कुल जमा 8-9 दिन बच गए हैं कैंपेन में। बीच में मौका लगेगा हम फिर बात करेंगे। मैं भी घूम रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा अच्छा तजुर्बा है। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्नेहिल बहुत होते हैं। अच्छे सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं ट्रिप निकला था तो मैंने कई लोगों से पूछा कि मैं अकेले जा रहा हूँ, ये लोगों से लोग बात करेंगे, तो कईयों ने मुझे कहा आप चिंता ही मत करिए, इतनी खूबसूरत जगह है, लोग इतने बढ़िया हैं कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। और सर मैं 3 दिन के बाद ये कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहे थे। तभी तो मैं देखो हरियाणा में ही आके टिक रहा हूँ और जींद ये तीसरी बार आ गया मैं। तो बहरहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं, मुलाकात होती रहेगी। दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार और थैंक यू हरियाणा सर। के अलग-अलग इलाकों से कवरेज मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार आप देखते रह सकते हैं। फिलहाल शुभ रात्रि, नमस्कार।